अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इशारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, एक मरतबा फिर फैसला किया गया है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा अगले 4 माह के लिए, और जब ये अगला रिव्यू होगा तो फरवरी 2022 में मजीद फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। ये सिलसिला नाजरीन अभी तक जारी और सारी है, चूंकि जब से हम 2018 से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आए हैं तब से हम लोग मुसलसल तौर पर, यानी कि एज अ कंट्री पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुकम्मल तौर पर कंप्लाई करें एफएटीएफ की शराइत के साथ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम और एंटी टेरर फाइनेंसिंग रजीम। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन एफएटीएफ की तरफ से एक डू मोर का मुतालबा अब भी बारहा कायम है। अच्छी बात इस सब में यह है कि एफएटीएफ ने यह कहा है कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालने का उनका कोई इरादा नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के जो दुश्मन मुमालिक हैं वो इस चीज़ के ख्वाह हैं, और उसके लिए एक बड़ी सरगर्म लॉबी है लेड बाय इंडिया जो कि चाहती है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आ जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई इरादा नहीं है। ये एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने काफ़ी क्लियर बात की है पाकिस्तान के हवाले से। इससे पहले नाजरीन हमें 27 नुकात दिए गए थे, जिनमें से 26 पर हमने मुकम्मल अमल दरामद किया था और एक नुक्ता जो था वो इनमें से रह गया था। अब इन टोटलिटी 4 ऐसे नुकात हैं जो फिर उन 26 के बाद नाजरीन जो पिछला इससे पहला जो रिव्यू था उसमें पाकिस्तान को मजीद 7 नुकात दिए गए कंप्लाइंस के लिए या अमल दरामद के लिए, जिनमें से फिर से एक दफा 4 नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया। यानी कि इन टोटलिटी 3 अभी मौजूदा नए नुकात हैं इसमें और एक पिछला नुक्ता है जो कि शामिल है। इन टोटल 4 नुकात हैं जो कि अभी भी हमसे कंप्लाइंस दरकार करते हैं। इनका बाय एंड लार्ज ताल्लुक नाजरीन हमारे सजा और जजा के निज़ाम से है, और एफएटीएफ को अब ये शिकायत है कि पाकिस्तान में जो उनकी तरफ से या यूएन डेजिग्नेटेड जो लोग हैं या जो अफराद हैं उनके हवाले से सजा और जजा का जो निज़ाम है वो कहते हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। ये शिकायत अब इस वक्त बाय एंड लार्ज एफएटीएफ के इन नुकात में नजर आती है। तो एक तो रियलिस्टिकली बात करेंगे कि हमारी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी टेरर फाइनेंसिंग रजीम है, ये तमाम चीज़ें कितनी मुस्तहकम हैं, इस फ्रेमवर्क में मजीद क्या दुरुस्तगी की ज़रूरत है और कितना वजन है इन एफएटीएफ के मुतालबात में। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात करेंगे लॉबी की, क्योंकि इसमें एक जाहिर है काफ़ी सरगर्म लॉबी है जो कि मौजूद है इन तमाम अमूर पे। जैसे टर्की को भी इस हालिया रिव्यू में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें भी कुछ नुकात कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक नुमाया पॉलिटिकल लॉबी की निशानदेही हो रही है। तो एक तो इस बात की हम आज जरा जांच करेंगे कि क्या इस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, और दूसरी बात यह कि ये जो अपकमिंग अब रिव्यू होने वाला है पाकिस्तान का फरवरी 2022 में, उसमें कोई उम्मीद रखी जाए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट को एग्जिट कर पाएगा, जो कि 2018 से अभी तक ये सिलसिला जारी है। इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है एफएटीएफ की, लेकिन और क्या मजीद कंप्लाइंस है जो कि हमारी तरफ से दरकार है, इस पे आज हम लोग अपना पहला सेगमेंट डेडिकेट करेंगे। पहले मैं यहाँ इस्लामाबाद में अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं, फिर इस पर बाकायदा आगाज़ करते हैं पूरी गुफ्तगू का। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर कानून हैं आप और तमाम उमूर पे पॉलिटिशियन हैं, तमाम उमूर पे अपनी जो आरा है हमारे साथ रखेंगे, एक्सपर्टीज़। थैंक यू बैरिस्टर साहब आपकी मौजूदगी के लिए। नजमुल साकिब साहब नाजरीन मुझे यहीं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सफ़ीर हैं आप पाकिस्तान के और डिप्लोमेटिकली इन तमाम उमूर पर अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू एम्बेसडर साहब। और अहमर बिलाल सूफ़ी नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, एक्सपर्ट ऑन द इंटरनेशनल लॉ, और हमारे साथ एज वी स्पीक मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अहमर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले अगर मैं आपसे ही आगाज करूं, बताइएगा आपकी नजर में कौन सी ऐसी शराइत हैं, कौन सी ऐसी कंप्लायंस है जो कि पाकिस्तान को मजीद करनी चाहिए। जो इस पे एक पॉलिटिकल लॉबिंग का एंगल है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या वाकई बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी प्रोसिक्यूशन कमजोर है? देखिए, पहले तो ये बात कही जा सकती थी कि प्रोसिक्यूशन में कमजोरियां हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और जितने भी इदारे हैं उन सब ने मिलकर इन द लास्ट 4-5 ईयर्स काफ़ी एफर्ट किया है। और इस वक्त जो हमें नज़र आता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोसिक्यूटर्स ट्रेनिंग के लिए बेहद एफर्ट की गई। उसके अलावा रेगुलेटर्स जो हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू गुजारा गया, जिसमें फाइटर उससे रिलेटेड उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पर उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी एक्सटेंसिव एक्टिविटी की जाती रही है। तो अब प्रोसिक्यूशन जो है पाकिस्तान की वो निस्बतन बेहतर हो चुकी हुई है और कई और ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर इसके बावजूद भी हमें एफर्ट अपनी जारी रखनी है, बिकॉज हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो निज़ाम है
وہ در حقیقت کافی زیادہ مشکلات کا، لاجسٹک مشکلات کا شکار ہے، لیگل مشکلات کا شکار ہے، اوور برڈنڈ ہے. اور چونکہ پریڈیکیٹ اوفینس اسپیسیفکلی کسی ایک کورٹ تک محدود نہیں ہوتا، اس کا تعلق تمام کورٹ سے ہوتا ہے. تو کرمنل کورٹس، چاہے وہ سیشن جج کا کورٹ ہے، اس میں کچھ پریڈیکیٹ اوفینسز کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. منی لانڈرنگ کے میٹر جو ہیں وہ اسپیشلائز نیب کورٹس میں جا رہے ہوتے ہیں. ڈرگس کے معاملات ڈرگس کورٹ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو جو اسپیشلائز کورٹس ہیں وہ مختلف پریڈیکیٹ اوفینسز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یہ باعث مشکل بھی ہے کیونکہ اس میں کوآرڈینیشن اور یونیفارم اپروچ ڈیولپ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہر پریڈیکیٹ اوفینس سے تعلق رکھنے والی پروسیکیوشن برانچز جو ہیں ان کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. اور پھر آپ کو اضافی یہ قدرن ہوتی ہے کہ آپ نے ایڈیشنل چارج فریم کرنا ہے ان این اوور آرچنگ لیگل فریم ورک جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے. تو جب یہ مختلف کمپوزٹ چارجز فریم ہوتے ہیں تو ان میں جینوئن کچھ دقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مگر ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ہمیں ایکسپلین بھی کرنا چاہیے فیٹف کو بھی اور ان ممالک کو بھی جو فیٹف مل کر بنتے ہیں، خاص طور پر P5 ممالک جو ہیں ان لیگل ٹیمز کو جو فیٹف کے حوالے سے ایکٹیو ہیں. رائٹ. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا خاص ایکشن ہے آپ کی نظر میں جو کہ FATF ہم سے ان ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ ٹرمز درکار کر رہا ہے؟ دیکھیے ان کو یہ کافی بیکاز ہمارا چل رہا ہے بامبے ٹرائی کا، حافظ سعید کا، اور جو وہ لوگ جن کو نوٹیفائی کیا گیا 1267 کے نیچے جو طالبان القاعدہ کے تھے. اب ان کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کی پالیٹکس کمپلیٹلی چینج ہوئی ہے، افغانستان کی لیگل ریجیمز کی اپلیکیشن بھی چینج ہو گئی ہیں، تو پاکستان کو بھی فیٹف کے ساتھ یہ ڈائیلاگ کنٹینیو بیسس پہ رکھنا ہوگا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں جن سے آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آپ ہم پر وزن ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. اسی طرح ہمارا ایک اور ایریا جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا، اس کے قانون تو ہم لے کر آئے لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اس پر اعتراض بھی آیا. چلیے اس کو امپروو کر کے MLA کا فریم ورک جو ہے ہمیں ان ممالک کے ساتھ جن کی وجہ سے ہمیں لیگل اور پولیٹیکل پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے بشمول انڈیا اور افغانستان. مجھے نہیں یاد کہ ہماری MLA کی کوئی فریم ورک کوئی پروسیسنگ ہو رہی ہے، یا ہو سکتا ہے میرے علم میں اس وقت نہ ہو، لیکن بہت زیادہ ہمارا کابل کے ساتھ MLA کا فریم ورک نہیں ہے. اگر ہم MLA کی درخواست کو موو بیک اینڈ فورتھ کریں، اس سے رسپانسبلٹی پہ کابل کو بھی شیئر کرنی پڑے گی، دلی کو بھی شیئر کرنی پڑے گی ان ٹرمز آف، بیکاز یہ سارے ریجنل گروپس ہیں جو مختلف جگہوں سے آپریٹ کرتے ہیں. رائٹ. اچھا احمد صاحب میں لوٹتی ہوں اس پہ، لیکن آپ کے بڑے کنسرٹڈ مجھے انیشل ریمارکس ملے ہیں. بیرسٹر صاحب ٹو یو، آپ بتائیے گا میوچول لیگل اسسٹنس کے حساب سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ہم نے مزید چیزیں آگے بڑھانی ہیں؟ اور یہ جو پروسکرائبڈ انڈیویجولز کا تذکرہ ہوا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ کہ کیا FATF کو ایز اے گروپ کیا ان کو یہ بھی تشویش ہے پاکستان کی طرف کہ ہماری طرف سے ولنگنس میں کمی ہے؟ دیکھیں مونا، عمر صاحب نے اس کا جو تناظر پیش کیا اس میں میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو میوچل لیگل اسسٹنس سسٹم ہے اس میں ایشوز ہیں، کویسچنز ہیں، ان کے سوالات ہیں، مختلف باڈیز کی طرف سے ہیں. لیکن 1997 میں ہمارا جو ہے نارکوٹکس کنٹرول سبسٹانسز ایکٹ آیا، اس میں بھی ایک کافی بڑا چیپٹر ہے جو کہ MLA کو ڈیل کرتا ہے. نیب آرڈیننس میں جب آیا اور اس کے بعد جب یہ ایکٹ بنا اس میں بھی MLA ریلیٹڈ پروویژنز ہیں. اور اس کے بعد میں جب FATF کا یہ معاملہ شروع ہوا تو مختلف مراحل میں پاکستان نے اس میں امپرومنٹ کی ہے، منی لانڈرنگ پہ بھی قوانین بنائے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو ابھی اس وقت ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی ہے اس پہ بھی مجھے پتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اس میں جو بھی فردر ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا جب ہم لیگل ایشوز پہ اپنی وضاحت شروع کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیفینسو آرگومنٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سسٹم کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں اس لیے ہم گرے لسٹ میں ہیں. جبکہ اگر آپ FATF کی اپنی ڈاکومنٹیشن دیکھیں، یہ ہر سال ایک وہ نکالتے ہیں پرسنٹیج کا ایک انالیسس نکالتے ہیں کہ کون سا ملک کس حد تک کمپلائی کر رہا ہے ان کی اور کس حد تک نان کمپلائنس کر رہا ہے. اب اگر نان کمپلائنس لسٹ کو دیکھیں تو امریکہ اس وقت 22.5% نان کمپلائنٹ ہے، جاپان 30% ہے، نیوزی لینڈ جو ہے وہ 27% ہے،
पाकिस्तान 12.5 है, चाइना 22.5 है। पाकिस्तान उन ममालिक में से वाहिद शायद मुल्क है जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है 12.5 पे, जबकि 30, 27 और 22.5 के ममालिक जो हैं वो ग्रे लिस्ट में नहीं है। आपको लगता है इसका जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है वो ज्यादा डोमिनेंट है? मैं वही सी बात पे आ रहा हूं। और उसमें अभी जयशंकर जो हैं, जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उसके सॉरी एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं, उनकी स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने जुलाई में के बाद जब ये हमारे लिस्ट पे हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट है कि इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो पाकिस्तान को मेक श्योर कि वो ना करे। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि चाहे ये FATF का सिस्टम हो, चाहे ये जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं इंटरनेशनली जो UN के अंडर ऑपरेट कर रही हैं, इन सब के अंदर एक पॉलिटिकल एलिमेंट जरूर होता है। इसलिए आप ये मतलब हमें डिफेंसिव पे नहीं जाना चाहिए कि चूंकि हमारा सिस्टम खराब है इसलिए हम ग्रे लिस्ट में और बाकी शायद हमसे बेहतर है। इंडिया बजाते खुद 7.5 पे खड़ा है इस वक्त, वो भी नॉन कंप्लाइंट है, लेकिन उसको तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा रहा। बांग्लादेश हमारे साथ है और कई ऐसे ममालिक हैं कि जो हमसे ज्यादा हैं लेकिन वो ग्रे लिस्ट में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली मसला यह है कि जब इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, और फिर देखें ये 39 जुरिस्डिक्शंस का इशू है, उसमें एक इनके रूल्स के अंदर एक अजीब सी बात है। एक ऐसा इदारा लीग ऑफ नेशंस जो कंसेंसस और यूनानिमिटी की बुनियाद पर फेल हुआ, जिसके बारे में डिसीजंस हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स की कमेंट्स हैं कि ये इस वजह से हुआ कि इन्होंने यूनानिमस वोट का इन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था। FATF ने भी वही किया हुआ है। 39 जुरिस्डिक्शंस ने यूनानिमसली किसी मुल्क के बारे में फैसला करना है। एक मुल्क में अगर उसमें शरारत करना चाहे या मुखालफत करना चाहे तो वो आपको उस ग्रे लिस्ट में निकलने से नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो हमें डराया जा रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, देखिए दुनिया में इस वक्त 2 ममालिक हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में, एक नॉर्थ कोरिया है और एक जो है हमारा वो है ईरान है। इसके अलावा कोई और मुल्क नहीं। और हम जितनी कंप्लाइंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में देखें ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ये दो वो कंपोनेंट्स हैं कि जिन पर FATF ने अपनी बात की है। लेकिन क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टेररिज्म हो रहा है? हाफिज सईद इस वक्त भी जो है वो अदालतों के दायरे इख्तियार में है और इस वक्त भी उसके मुकदमात की समाअत हो रही है। लखवी साहब भी इसी तरह फंसे हुए हैं। लश्कर जंगवी और जैश मोहम्मद जो है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस में है। और हम यानी आप कहते हैं कि विलिंगनेस को पे शक नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुकम्मल एक्शन लेना चाह रहा है। अहमद साहब अगर हमारे साथ हो, मैं ये नुक्ता उनकी जानिब दोबारा ले जाऊंगी कि ये वो क्या समझते हैं, क्योंकि अभी तो बैरिस्टर साहब ने इसकी पॉलिटिकल लॉबी का डोमिनेंस ज्यादा बताया है, बट बिफोर दैट एम्बेसडर साहब P5 को भी हमें बेहतर बताना चाहिए और हमारी सिफारतकारी में भी थोड़ा जोश होना चाहिए, थोड़ा बलबला होना चाहिए। हम कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उस तरह से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के आगे। ये भी एक बात थी, एक नुक्ता था जो कि अहमद साहब ने उठाया था। डू यू एग्री विद दिस? इसमें सबसे पहले मोना ये देखना है कि जो आपने पहले पूछा ना कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये असल में बात रुकी हुई है, ये रड़क कहाँ पे है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जून 2018 से लेके आज तक फंसी हुई है। मार्कस प्लेयर जो इसके प्रेसिडेंट हैं FATF के, उन्होंने जब कल ऐलान किया इसका सारा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जो है वो रहेगा, ब्लैक लिस्ट का कोई ताल्लुक नहीं इससे, अभी जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। 34 में से 30 पॉइंट्स जो हैं कंडीशंस वो पूरी हो चुकी हैं और उसमें 2018 का जून का प्लान भी है और जून 2021 का प्लान भी है। उसको उन्होंने वो कहते हैं जी कि ये है स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ये वो जगह है जहाँ पे आके कि हम ये नहीं कह सकते कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ स्कीम चल रही है। क्यों? वो इसलिए कि कुछ काम आपने करने हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है कि ये FATF बना ही पाकिस्तान के खिलाफ है। बाबा 200 से ज्यादा ममालिक और जुरिस्डिक्शन इसमें आती हैं, दुनिया भर के सारे ममालिक इसमें आते हैं। जिससे बैरिस्टर साहब ने अभी गिनवाया, इसमें कई और ममालिक हैं। तो आप उस बात को रूल आउट कर रहे हैं? मैं ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसमें जो काम हमने करना है वो हमने करना है। 2 wrongs don't make a right। हम ये कहें जी कि इंडिया नहीं कर रहा तो उसको पकड़ा जाए। असली चीज ये है कि मैंने क्या करना है और उसमें आपको खुशखबरी ये सुनाऊं कि सूरत हाल जो है वो जून 2018 से बहुत बेहतर है और फरवरी में जब ये होगा तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा। करने हैं 2-3 काम आपने। उसमें जो उन्होंने ज्यादती की है FATF ने इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन में, वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में उसने देखना है कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कि नहीं, बल्कि अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर भी देखना है, अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर भी देखना है और फिर नॉमिनेट करनी है वो एंटिटीज और वो इंडिविजुअल्स
جو کہ यूएन की लिस्ट में आने चाहिए। अब ये बड़ी सख्त किस्म की कंडीशन है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसके लिए हमारी हुकूमत के पास क्या प्लान है। एक दो चीजें जो हैं वो इस वक्त यानी बहुत जरूरी हैं बतानी। सबसे पहले ये है कि मुझे ये बताइए कि हम मलेशिया या चाइना या टर्की, वो जो बेचारा खुद भी अभी ग्रे लिस्ट में आ गया है, इन पे क्यों करते हैं कि ये हमारी वहां पे सिफारिश करेंगे, ये हमारी वकालत करेंगे। सही। हांगकांग जैसा छोटा सा मुल्क जो है हांगकांग, वो इसका मेंबर है। अच्छा, मेंबर आप नहीं बन सके, कुछ वजूहात थी, आप कम से कम कोई ऑब्जर्वर स्टेटस ही ले लें। मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, आप वहां बैठे तो सही। कल को अगर आपको चाइना भी कोई हालात इस तरह दाएं बाएं होते हैं, आपको कौन वहां पे देखेगा। तो तीन लेवल पे मैं यानी अपनी बात खत्म करता हूं। एक है टेक्निकल लेवल, जिसमें मैंने ये कंडीशन बताई है और आपने बताया है कि 34 में से 30 हो गए हैं 4, ये टेक्निकल लेवल। दूसरा है पॉलिटिकल लेवल, जिसमें आपने लॉबी का जिक्र किया। मैं उसको ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि वो तो चलेगा, अब ये बताने की जरूरत है कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ करेगा कि नहीं। तीसरा लेवल है आपका मॉरल लेवल, जिसपे के बैरिस्टर साहब ने भी बात की है और सूफी साहब ने भी कहा है कि फैटफ को या ये जो इसके जो भी मेंबरान हैं 125 से ज्यादा, ये को थोड़ा सा मॉरली भी देखें कि क्या ये बहुत यानी गलत नहीं है कि आप एक तरफ जो है वो देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं, और दूसरी तरफ जहां पे कोशिशें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे मेरा पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है, वहां पे आप अखलाकी तौर पे जरा डंडी मार रहे हैं। ठीक है, राइट जी। अहमद साहब बताइएगा, सियासी लॉबी मुनज़्ज़म है और दरअसल पाकिस्तान की विलिंगनेस को तो कोई शक नहीं किया जा सकता है इन तमाम प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स के खिलाफ, क्या ख्याल है आपका? जी वो है, लेकिन पाकिस्तान को अपना केस जो है ना, इट नीड्स टू स्प्रेड इट। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, नॉट ओनली हम अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही देखते हैं। मेरा व्यू ये है कि जिन ग्रुप से इंटरनेशनल लॉ के नीचे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसेंड करते हैं, मूव करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उनकी गैंग्स होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं, उनकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो एक मुल्क से ज्यादा जगहों पर फैली होती हैं। और ये चीज तय है, मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर बेशुमार ऐसे गैंग्स हैं जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, स्पेन में मुख्तलिफ जगहों पर है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो मेरे कहने से मुराद है कि जब आप कोई भी चार्ज फ्रेम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेंट करते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को मत रोकिए सिर्फ पाकिस्तान तक। अगर वो नेचुरल कोर्स में दिल्ली तक जा रही है या वो काबुल तक जा रही है, ताकि फैटफ को भी अंदाजा हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे रीजन की है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। ये तस्वर किया जाता है जब पाकिस्तान तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोटेक्शन, पाकिस्तान तो इसके लिए अपने आप को उनसे दूर कर रहा है बाय क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग। जब पाकिस्तान किसी नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ स्टेट बनाम सरकार का केस करता है, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया है। लेकिन हम अभी तक हमने केस में कोई एक्यूज अक्रॉस द बॉर्डर नहीं लाए, और ये चीज ये नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम नेटवर्क की बाबत लाएंगे तो आप देखिएगा उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी आपको मिलेगा ग्रेजुअली एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस। आई सी, यानी अमर साहब आप इत्तेफाक कर रहे हैं उस कंप्लेंट से जो ये की जाती है पाकिस्तान के हवाले से कि जी कॉन्क्रीट एक्शन, ऑन ग्राउंड एक्शन कहाँ है इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ? तो इन दैट पर्सपेक्टिव यू थिंक वी मस्ट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एज वेल? We should, but at the same time, if they say कि ये बंदा नॉन स्टेट एक्टर जो है ये बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है, तो उनके पास प्रूफ होगा, उनके पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, कोई रिपोर्ट होगी, कोई सिट रिप होगी, तो वो हमें प्रोवाइड करें। हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में जो मुल्क कह रहा है हमें, हम उससे वो मांग लें। और अगर वो नहीं देता तो फिर हम फैटफ को बताएं कि भाई आप चाह रहे हैं कि मिस्टर एक्स के खिलाफ हम मूव करें, मिस्टर वाई के खिलाफ मूव करें। अगर सस्पेशन आपके पास है तो सस्पेशन का कोई ग्राउंड हमें मुहैया करें, हम FIR काट के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आप क्यों फर्ज करते हैं कि प्रूफ भी हम लाएं? अगर वो लेट से आराम से एक जगह बैठा हुआ है शहर किसी कस्बे में, हम उसके खिलाफ मूव करते हैं, वो हाई कोर्ट से जाके रिलीफ ले लेता है, डबल एम्बैरेसिंग। अच्छा, हम्माद अजहर साहब ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले कुछ कवानीन अगले सेशन में मदद करेंगे। आपकी नजर में कौन सा कानून होगा जो अगले सेशन में हमें मदद कर सकता है? देखिए, वो कानून की कंप्लायंस पर तो काफी हद तक फैटफ सेक्रेटेरिएट जनरली पाकिस्तान की प्रोग्रेस से मुतमईन। 14 से ज्यादा कवानीन हमने पास किए, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हमने बेशुमार कवानीन में की हैं, लेकिन हम बाद ओवर एंथुजियाज्म में ओवर कंप्लाई भी कर जाते हैं। ओवर कंप्लायंस की वजह से हम ओवर कमिट कर जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल
کہ جو چیز ہم سے کہی جا رہی ہے ہم اس حد تک ہی اپنے آپ کو کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے جتنی ٹیررزم ہے، ڈرگز ہیں، اب ڈرگ ایک بندے کے خلاف ہوگا، ایک بندے کے خلاف ہوگا، جبکہ ڈرگز کا پورا ٹریڈ یا ادھر جاری ہے. تو اگر کوئی کورٹ یوز ہے اور اس کورٹ یوز کا تعلق اس وقت تھا، سے ایک اوفینس ہوا آج سے 2 سال پہلے، تو پھر آپ وہاں کا جو فارم وغیرہ تو اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہاں سے ہی ٹریڈ ہوگا یا جو بھی ریلیونٹ ہے میرے کہنے سے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس آتی ہے کہ مسلمان کو مارا گیا، اس کا کوئی تعلق پاکستان کے کسی قصبے سے بن رہا ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا. کیونکہ اگر کوئی ٹیررزم کا اوفینس آپ کی سرحد کے پار ہو، اگر آپ کے اوپر اس کے اثرات ہیں تو آپ کے پاس جوریسڈکشن آ جاتی ہے. کریں گے اور آپ کمپلائی بھی کر رہے ہوں گے اور آپ ساتھ ساتھ پولیٹیکل میسجنگ بھی کر رہے ہوں گے کہ پاکستان سنگل ہینڈیڈلی ذمہ دار نہیں ہے چیز کا اس ریجن میں. جی کیا خیال ہے آپ کا بیرسٹر صاحب؟ یہ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے تھوڑا بہتر انداز میں اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے اور جو دیگر جو رسپانسبل جو بھی میوچول لیگل اسسٹنس میں لیگ کر رہے ہیں ہم نے ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے FATF کو، وہ ہم نہیں کر رہے کیا؟ مونا دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا وہ سوال اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے زیر غور ایک قانون ہے وہ پروزیکیوشن کا جو ہے UN پرسکرائبڈ انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کی پروزیکیوشن کو مزید افیکٹو کیا جائے، وہ قانون سازی ابھی ہونے والی ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے بھی بات کی اور احمد بلال صوفی صاحب نے اور ایمبیسڈر صاحب نے بات کی، میں تھوڑا سا اس سے پھر بصد احترام اختلاف کروں گا. اس میں کوئی ذی شعور اور ذی عقل آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں اپنے فوجداری نظام قانون جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمیں امپرومنٹ کرنی چاہیے. وہ ایک فیکٹ ہے جو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے چاہے ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے. دوسری بات، جب یہ کہا جاتا ہے، جب میں نے یہ بات کی کہ یہ ایک پولیٹیکل گیم بھی ہے اس میں اور پولیٹیکل جو فیکٹر ہے وہ لیگل فیکٹر سے زیادہ ڈومیننٹ ہے، تو اس کی میں آپ کو اب ثبوت دیتا ہوں، اپنے آرگومنٹ دیتا ہوں. دیکھیں 2 لسٹیں ہیں آپ کے پاس اس وقت جن پہ آپ کو کمپلائی کرنی. ایکشن پلانز ہیں. ایک ایکشن پلان آپ کو 2018 میں FATF کی اوور آل جو جنرل باڈی ہے اس نے دیا، اس کے ساتھ وہ جو ہے اس میں آپ نے کمپلائنس شروع کی. 2019 میں ان کی ایک ریجنل باڈی ہے جس کو ایشیا پیسیفک گروپ کہتے ہیں، وہ آتا ہے اور وہ آپ کو ایک نیا ایکشن پلان دے دیتا ہے، جبکہ آپ نے پہلے والے ایکشن پلان کی کمپلائنس آلموسٹ کر دی تھی. اس کے بعد ایک نیا، یعنی گول پوسٹ این مقابلے کے دوران انہوں نے آپ کا گول چینج کر دیا کہ اب آپ نے یہ گول کرنا ہے. اچھا، یہ دنیا میں کہیں بھی فیئر سسٹم میں نہیں ہوتا، نہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلے آپ کو دوسری لسٹ مل گئی، اب 2 لسٹ ہیں ہمارے پاس. ایک ہماری اینٹی منی لانڈرنگ لسٹ ہے، ایکشن پلان ہے جس میں سے ہم نے 27 میں سے 26 سے کمپلائی کیا. دوسرا آپ کے پاس ہے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے، اس میں سے آپ کے پاس 7 تھے، اس میں ہم نے 4 کر دیے، 3 رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اکتوبر تک یا جولائی تک فروری تک کر لیں گے. ایشو یہ ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پوسچرنگ ہے، اس میں بہت زیادہ انوالو ہے، وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ حافظ سعید صاحب کے خلاف ایکشن کریں. چلیں ہم نے کر دیا، جو ایکشن ہم لیگل ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کر رہے ہیں، کمپلائنس کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کی UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر لسٹ ہے، اس ٹیرر لسٹ کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کیا ہے اور لیگل کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آج سے 2 مہینے پہلے طالبان کے کئی لیڈر اس لسٹ پہ تھے، وہ پروسکرائبڈ انڈیویجولز اور آرگنائزیشن میں تھے. آج وہی UN اور اسی کے ممبر ممالک ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ کیا کریڈیبلٹی ہوئی؟ ٹھیک ہے. دوسری طرف آج انڈیا کو چونکہ خوش کرنا ہے یا انڈیا کے حوالے سے یہ پرابلم ہے، تو لشکر طیبہ اور لشکر جنگی جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں. نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹیررزم کی ہے اور ان کو پروزیکیوٹ ہونا چاہیے، لیکن کیا انڈیا کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS خود ٹیرر کے ایکٹس میں کمٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں یہ شکایات UN تک نہیں پہنچی کہ ان کا بھی کچھ سدباب کیا جائے؟ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ایلیمنٹ کو آل ٹوگیدر اگنور نہیں کر سکتے اور یہاں بیٹھ کے اپنے قانون میں امپرومنٹ کرنے لگ جائیں اور اچھے بچے بن کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں. جتنے بھی آپ اچھے بچے بنیں گے آپ کو انہوں نے اسی طرح ڈنڈا مارنا ہے اور آپ کے بار بار ڈو موری کہنا ہے، کیونکہ اس کی اپنی پولیٹیکل اینگلنگ ہے. اس پولیٹیکل اینگلنگ کو آپ ڈپلومیٹک اور باقی جو ذرائع ہیں پولیٹیکل جو اس کے لیے ادارے ہیں ان میں آپ کو بیٹھ کے لابنگ کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے گروپ بنانے پڑیں گے اور تبھی آپ کے ان مسائل سے جی ایمبیسڈر صاحب یہ سارے سوالات آپ کی جانب آتے ہیں. بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. یہی تو مونا چیلنج ہے ہمارا. دیکھیے
आप यूएन का सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप मेरा उस पे अर्थ भी इतराज ये है कि कर अगर ये सकते हैं। पॉलिटिकल सारी इसकी इंक्लिनेशन है, उसको हम लोग काउंटर कर पाए आपके व्यू में या नहीं कर पाए? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अपनी मिसाल देता हूं। 2018 जुलाई की बात है, मैं उस वक्त ब्राजील में था, पाकिस्तान का सफीर। मुझे आता है जी कि ये पॉइंट्स हैं, आप ये लेके जाएं और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके आप बात करें और समझाएं कि इंडिया जो है वो ये कर रहा है और चाइना हमारे साथ है, टर्की वगैरह। मैं वो लेके जाता हूं और वो जो एक हाई ऑफिशियल था ब्राजील का, मैं उसको बता रहा हूं कि भाई ये देखिए, ये सूरत हाल है, पाकिस्तान ने ये कंप्लायंस ऑलरेडी कर ली हुई है, ये खामखा के आपने पॉइंट्स डाले हैं, और जहां तक बाकी पॉइंट्स का ताल्लुक है उसके बारे में ये सूरत हाल है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडिया फैक्टर। आप हैरान होंगी सुन के कि उनके सामने एक फाइल पड़ी थी, उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा, ये उसको प्रोनाउंस नहीं करना आया, लेकिन उन्होंने कहा ये जमातुद दावा कौन है, ये लश्कर तैयबा कौन है, ये जैश मोहम्मद कौन है, ये तालिबान क्या है, और ये इखवानुल मुस्लिमीन फाउंडेशन क्या। मैं तो हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन जिन जगहों पे हमारे डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, उन सारे मुल्कों को सूरत हाल का ईची बीची का A to Z का पता है। अब आपके लिए असल चैलेंज अब ये है कि आपने इस्लामाबाद से ताकत लेके और खुल के बताना है कि देखिए जी, और इस सिलसिले में मैंने फॉरेन ऑफिस शुड डू मोर। फॉरेन ऑफिस का तो काम इसमें बनता ही है जी। और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फॉरेन ऑफिस से हूं, हमारे सुफरा जो हैं, जो बाहर के मुल्कों में होते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इसका यकीन दहानी कराता हूं आपकी। लेकिन डू मोर इधर भी करना है। डू मोर इधर इसलिए करना है, मिसाल के तौर पे मार्कस प्लेयर हैं, ये जर्मनी के हैं, ठीक है, इससे पहले चाइना के थे इनके प्रेसिडेंट। जर्मनी में हमारे एम्बेसडर साहब ने कितनी मुलाकातें मार्कस प्लेयर से की हैं, ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी दफा जाके बताया है कि पर्सनली। एक तो होता है ना जी, आपने खत लिख दिया, नोट वर्बाल लिख दिया, आप पर्सनली। और फिर मैंने अपने कॉलम में ये भी लिखा था कि उनको दावत दें इधर। देखिए, ये इंसानी ताल्लुकात जो है, करते हैं कि हमने फिर भी अपने घर पे भी कुछ चीजें ठीक घर में तो करनी है, लेकिन घर में करते करते आपने अपने तौर पे भी कुछ डू मोर करना है। और एक और बात बता दूं, ये ग्रे लिस्ट में से अभी आप निकल आएंगे ना, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, सूफी साहब ने कहा है, तो क्या आपका मतलब है कि सारी जिंदगी के लिए निकल जाएंगे आप? दूसरी बात, ये आप दोबारा भी आ सकते हैं। दूसरी बात कि ब्लैक लिस्ट के डर से अगर आपने कुछ इकदामात लेने हैं तो ये तो कोई बात ना हुई। आप एक सॉवरन कंट्री हैं, 220 मिलियन आपके लोग हैं। आप अपनी इन चीजों को पहले से ही शुरू से ही ठीक रखें, ताकि ग्रे लिस्ट और कोई पिंक लिस्ट का सवाल ही पैदा ना हो। ठीक है नाज़रीन, हमने काफी मल्टीपल एंगल्स को इसमें प्रोब किया है, तमाम पे बात की है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, एम्बेसडर नजमुत साकिब और अहमद बिलाल सूफी हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। अगले सेगमेंट के ऊपर वापस आएंगे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। जब सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ फौरी रुख करते हैं। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के एज वी स्पीक ऑनगोइंग हैं और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान का वफ्द है वो अपनी कोशिशें मुसलसल कर रहा है। जो इसमें कुछ व्यूज़ आए हैं IMF की तरफ से वो भी आप तक बताना ज़रूरी है कि IMF ने ये कहा है कि रवां माली साल में एक तो पाकिस्तान में जो महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से जो शरह है वो कम होने की तवक्को है, और साथ साथ ये कहा है IMF ने कि मुल्क का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ जो तरक्की की शरह यानी कि जो GDP रहेगी वो 4% तक जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अलॉन्ग दिस नाजरीन, जो महंगाई के हवाले से एक प्रेशर है या जो इन्फ्लेशन के हवाले से प्रेशर है वो तमाम इतराफ से यकीनन फील हो रहा है। IMF की शराइत, कड़ी शराइत का इसमें ख़ास जो एक अमल दखल है वो मौजूद है, और माहिरीन का ख़ास तौर पर ये मानना है कि इन तरह की जो शराइत हैं उसको अगर हम मज़ीद कंप्लाई करेंगे तो ये यकीनन ये जो प्रेशर है बदकिस्मती से इसमें मज़ीद एक इंक्रीज़ या एक इजाफा नज़र आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जो मुशीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन है वो भी अपनी तरफ से तगोदौ कर रहे हैं कि IMF के साथ ये तमाम चीज़ें एक जगह आकर लॉक हो जाएं, और जो उनके साथ जो टाइम फ्रेम है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि कोई टाइम फ्रेम अभी तक नहीं दिया जा सकता है, जो कि इस वक्त मुज़ाकरात ऑन गोइंग हैं। लेकिन अपोजिशन भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ बारहा रखती हुई नज़र आई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि अगर मुज़ाकरात इजाफी कीमतें आयद करने के बावजूद भी कंज्यूमर्स पर अगर फिर भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो ये जो इजाफा किया गया है बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत पर वो वापस लिया जाए। और जाहिर है जो प्रोटेस्ट या एहतजाज का सिलसिला है वो एक तो PDM की तरफ से भी इस हवाले से इसी चीज़ को सबसे बड़ा फैक्टर या डोमिनेंट फैक्टर रखते हुए किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी भी चूंकि इस वक्त वो PDM से अलहदा है वो अपना एहतजाज इसी हवाले से कर रहे हैं। तो एक तो इसमें जो सियासी एंगल है उसके बाद हवाले से भी बात रहेगी, और दीगर जो मुआशी इसका एंगल है, क्या एक बहुत मुश्किल इस वक्त फ्रेमवर्क में हम जो हैं वो दाखिल हो गए हैं IMF के साथ, उसके हवाले से भी बात रहेगी। और मुझे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN के, और साबिक सरबरा भी हैं कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के, और इस हवाले से जो अपनी पार्टी की भी जो कमेटी है उसको हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपकी मौजूदगी के लिए। अहमद जवाद साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर द PTI, और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ इन तमाम अमूर पर रखेंगे। बज़रिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया अहमद साहब आपकी मौजूदगी तशरीफ़ आवरी के लिए। लेकिन कैसर साहब से मैं अगर आगाज़ करूँ, कैसर साहब आप फरमाइएगा, अपने एक हालिया इंटरव्यू में जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हुए नजर आए कि इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स आपके दौरे हुकूमत से कम लागू हुआ है। फिर आप क्या प्राइमरी इसका एक जो रीज़न है वो आपकी समझ में सर है, चूंकि आप मईशत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या बैनुल-अक़वामी तकाज़े हैं ये जो हुकूमत कह रहे हैं, या आपके ख्याल से ये जो गिरती रुपए की कदर है ये इसका सबसे प्राइमरी एक फैक्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आप हमेशा बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आपने ख़ुद ही बता दिया। देखिए, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं इसमें दोनों तकाज़े हैं। एक तो दुनिया में कीमतें पेट्रोल की यानी ऑयल की बहुत बढ़ रही हैं और $80 तक चला गया दुनिया में क्रूड ऑयल। जी। और दूसरा फिर हमारी करेंसी को बड़ी बेदर्दी से बेतहाशा डिवैल्यू किया जा रहा है। पिछले कोई 4-5 महीने में 153 से आज 175 रुपये, 22 रुपये डॉलर जो है वो बढ़ गया और हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई। तो दोनों चीज़ें, जो महंगाई वो तो मल्टीपल इम्पैक्ट होना ही है। अगर आप टैक्स को थोड़ा कम भी करें तो जब 22 रुपये सिर्फ चंद महीनों में आपने डॉलर बढ़ा दिया और फिर दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं तो आप रोक ही नहीं सकते। और फिर पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने से हर एक चीज़ पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है और महंगाई का। लेकिन अभी रिसेंटली ये तो बात क्लियर हो गई ना कि पाकिस्तान चौथा बड़ा सबसे जो महंगाई में, 3 सिर्फ मुल्क दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है और चौथा बड़ा, जबकि इंडिया का नंबर बहुत पीछे है। यानी अगर हमारे यहाँ 9.2 या 9.1% महंगाई हो रही है तो इंडिया में 4.3 महंगाई है। इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी बहुत कम महंगाई है। तो ये दुनिया का सिर्फ 2 या 3 मुल्क हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है और तुर्की है। उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया में महंगाई है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है, एक तो देखिए ना, एक तो एक महंगाई होती है, दूसरा हमारी जो आमदन है लोगों का, जो तनख्वाहदार तबका है, जो दरमियाना तबका है, जो बिलो पॉवर्टी है, वो तो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। इतनी महंगाई, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं तो परचेजिंग पावर नहीं है। वहाँ बाहर के ममालिक को जब आप कहते हैं कि ये महंगाई तो हर जगह है
تو उनके पास तो हाँ, आमदन purchasing बहुत power ज़्यादा है ना, सही। उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है, उनके पास हर जगह से जो आमदन आती है बहुत ही कई गुना है, तो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे यहाँ लोग 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, और तकरीबन आपने कहा था कि 50 लाख आप घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये तो नौकरियों का तो क्या हाल है कि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर जब हम अपने हलकों में जाते हैं ना, तो जॉब्स के लिए है वो महंगाई, खास। बेरोजगारी। बिल्कुल अमीर आदमी ने तो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अमीर आदमी और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ा जागीरदार और ज़मींदार, उसने तो कमाई की है इस कोविड की वजह से ना। उनको तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई ना, तो जो चीज़ उनके पास थी, जो स्टॉक्स थे, जो इन प्रोसेस थी, तो वो सारे इन्वेंट्री गेन हुआ है उस पे। लेकिन आम आदमी, दरमियाना आदमी जो कि 21 करोड़ लोग हैं दरमियाने, बिलो मिडल, तो आप तो मोना समझती हैं, आप समझती हैं सारी मामलात को, तो वो बड़ा प्रेशर है। हम जब जाते हैं तो लोग अपने बिजली के बिल नहीं दे सकते, लोग अपनी फीसें बच्चों की नहीं भर सकते, बहुत बुरा हाल है, और इसको संभालना पड़ेगा, हुकूमत का काम होता है। अगर अमीरों से ज़्यादा और टैक्स भी लेना पड़े, जैसे IMF अगर कहती है ना, वो गलत नहीं कहती कि आप टैक्स को बढ़ाएं, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू ये कहते हैं जो बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हमारे 10% कौमी आमदनी से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। सही। तो वो जब तक और बढ़ेगा नहीं, अमीर आदमी से टैक्स लेना चाहिए ताकि हम आम लोगों पे उसको पास ऑन करें। अगर टैक्स आप सबसे बराबर लेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत जामे अंदाज में कैसर साहब ने बयान किया है कि मईशत मुआशी हवाले से तमाम जो सिनेरियो है, ज़ाहिर सियासी भी इस पे बात करेंगे कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा सियासी चैलेंज है। अहमद जवाद साहब, टू यू, चौथा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रखने वाला मुल्क, ये कुछ जो फिगर्स बताए हैं कैसर साहब ने, अलबत्ता ये कि वो आपकी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई है उस हवाले से तो वो आपसे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान स्पेसिफिक रीजंस हैं उनके बारे में क्या फरमाएंगे आप? टारगेटेड सब्सिडी की हुकूमत बात कर रही है, क्या ये जो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोग हैं उनकी आप इस वक्त कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है और उनके पास कुव्वत खरीद भी नहीं है? देखिए मोना, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई का तूफान है, और उसमें अमेरिका, चाइना और यूरोप के ममालिक, वो सब इसमें शामिल हैं, और बेसिक उसकी रीज़न जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि तकरीबन जब 1.5 साल कोविड के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ना होने के बराबर रह गई, तो उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे कंपनियां बैंकरप्ट भी हुई, बहुत सारी काम से फारिग हो गई। अब जब कोविड के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, तो रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त एक पीक टाइम पे है कि एकदम से पूरी दुनिया में जो है वो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको वापस आने में कुछ अरसा लगेगा, उस कैपेसिटी पे आने में जो कि कोविड से पहले थी। ये एक, और उसकी एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कंटेनर्स जो उनकी प्राइसेस में कुछ तकरीबन 6-7 गुना इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान चूंकि एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमें तो अपनी हर चीज़ तकरीबन ऑयल के अलावा भी जो है रिपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो गंदम है, चीनी है, दालें हैं, हमें तो हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इंपोर्ट करने के लिए तो डॉलर चाहिए होते हैं, और जो कि इस वक्त हमारे लिए बहुत महंगे हैं। और अहमद साहब ये भी फरमाइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का ये जो बयान था ये खासा दिलचस्प था, आई वुड से, जब वो कह रहे थे कि कुछ फायदा होता है अगर डॉलर के बनिस्बत रुपए की कदर गिरती है, तो बैनुल-अक़वामी जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको फायदा होता है। लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी रुपी है, तो बहैसियत गवर्नर स्टेट बैंक, क्या उनको उसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, और क्या स्टेट बैंक को इसमें अपना रोल नहीं अदा करना चाहिए? आई थिंक मैंने भी गवर्नर साहब की स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने इसको इस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया कि वो कोई जस्टिफिकेशन के तौर पे जी कि ये जो रुपया डेप्रिशिएट कर रहे हैं ये हमने इसलिए किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचाना था। वो तो एक एस्पेक्ट जो है इकोनॉमी का वो बयान कर रहे थे, और वो क्या है बेसिकली, अगर आप एक बड़ा हाइपोथेटिकली अगर आप कैलकुलेशन करें, 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अंदर वो फैमिलीज जो कि उन पे डिपेंड करती हैं या उनकी कफायत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, अगर वो 4-5 पर एक लगाएं फैमिली का मेंबर
تو وہ 4-5 کروڑ کی آبادی بن جاتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس کے اوپر اس کا انحصار ہے، اور وہ تقریباً پاکستان کی کوئی 30% کے قریب آبادی بن جاتی ہے. تو ایک تو یہ اس کا میں آپ کو جو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے ہم جاتے ہیں $6 بلین لینے کے لیے ہمیں بے شمار کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ان کو وہ بھی ہمیں قسطوں میں وہ دیتے ہیں $6 بلین. ادھر آپ یہ دیکھیں کہ $20 بلین جو ہے ہماری ریمیٹنس ہوتی تھی اوورسیز پاکستانیوں سے، جو کہ پچھلے سال بڑھ کے 27 ارب یعنی کہ $7 ارب کا اضافہ ہوا، اور اس سال امید ہے کہ وہ $30 ارب. دیکھیں وہ بھی تو آپ کی اکانومی کے اندر آ رہا ہے نا، وہ آپ کی اور وہ ان لوگوں کے پاس آ رہا ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ہے اوورسیز ریمیٹنس کے اوپر. تو یہ ایک اس کو تھوڑا سا سپن دیا گیا میڈیا میں. لیکن احمد صاحب عرض آپ سے یہ ہے، آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بڑا آپ نے کلیریفائی کیا ہے اور آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن یہ آپ سے عرض ہے کہ اگر زیادہ پیسے ریمیٹنس سے لوگ اپنے یہاں رشتہ داروں کو اور پیاروں کو بھیج رہے ہیں تو ان کے اخراجات بھی تو سر یہاں پر اتنے ہی بڑھ گئے نا، کیونکہ ان کے لیے جو چیزیں تھیں یا جو ان کے ایکسپینس تھے، ان کا جو بھی گروسری بل یا یوٹیلیٹی بل تھا وہ بڑھ گیا آٹومیٹکلی. تو obviously وہ ان کو پھر پیسے زیادہ ضرورت ہے ان کو یہاں پر. لیکن کیسر صاحب اس سے پہلے آپ فرمائیے گا اپوزیشن اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی الگ احتجاج کر رہے ہیں چونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ آپ لوگ کچھ شروع کریں گے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ کر کیا رہے ہیں اس معاملے میں؟ کیا کوئی سحر حاصل قدم آپ کی طرف سے نظر آئے گا؟ مونا اس سے پہلے تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں کہ وہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے تو ایسا بے تکی بات کر دی ہے جس سے سارے پاکستانی اور فردر پریشان ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ آتے ہی انہوں نے نا، میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کہوں، وہ باہر سے آتے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوتی. اور ابھی تو جو آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں یہ نیب کے بل میں، اس میں اسٹیٹ بینک کو آپ نے ویسے ہی نکال دیا، جو مرضی کرو. اصل جو مسئلہ ہو رہا ہے پاکستان میں کرپشن اور جو اقربا پروری کہہ لیں، کسی سے فیور کرنے کی بات کر لیں، وہ یا اسٹیٹ بینک میں ہوتی ہے یا فائنانس منسٹری میں ہوتی ہے یا ایف بی آر میں ہوتی ہے. یہ تینوں جگہ کوئی بھی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، ان جواب دہ ہی نہیں ہیں، یہ جو مرضی کر کے چلے جائیں. حفیظ شیخ صاحب آئے، وہ رہے 2-3 سال، بریف کیس اٹھایا چلے گئے. نہ ان کا پہلے اسیسمنٹ یہاں ہوتی تھی پاکستان میں، نہ یہ پتہ ہے کہ ان کی آمدن کتنی ہے، کیا کچھ ہوا. تو اس طرح کا، اور اصل لوگ وہ ہیں اور باقی ساری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. سر آپ کے دور حکومت میں آنے الیکٹڈ اسحاق ڈار میں تو ہمارے دورے دیکھیں نا پچھلے 25 سال، بلکہ صرف آخر کے کچھ ماہ میں رانا افضل اسحاق ڈار صاحب تو سینٹ کے ممبر تھے. پچھلے 25 سال میں جو قومی اسمبلی سے میرے خیال میں 6 مہینے کے لیے فائنانس منسٹر چنا گیا. باقی 24.5 سال باہر کے فائنانس منسٹر آتے ہیں جو ملک کی اکانومی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بینکر ہوتے ہیں، آئی ایم ایف اپوائنٹ کر دیتی ہے، ان کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو بات کی ہے کتنی بھونڈی بات کی ہے، اس سے لوگوں کا کتنا مجروح ہوئے ہیں لوگ جو اس مہنگائی کو بھگت رہے ہیں. تو آپ نے جو آپ نے دوسری بات کی نا کہ جو مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگوں کا ہمارے اوپر پریشر ہے. جب ہم جاتے ہیں نا اپنے حلقوں میں تو ہمیں کہتے ہیں لوگ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آگے نہیں تو وہ خود نکل پڑیں گے. اگر ان کو کوئی لیڈ نہیں کرے گا تو پبلک اتنی پریشان ہے کہ وہ خود سڑکوں پہ آ جائے گی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن لیس ہوگی، اس کا کوئی اور زیادہ نقصان ہوگا. تو بات تو یہ ہے کہ ان کو بہتر کرنا چاہیے نا، ایڈوائز لے لیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. احمد جواد صاحب بات کو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کاروباری لوگوں کو تو یہ آن بورڈ نہیں لیتے، صرف وہ آئی ایم ایف کے لوگ جو ہے وہی بنا رہے ہیں. روز $1 بڑھ رہا ہے، روزانہ جو ہے. ابھی آپ سے ریونیو تو آ نہیں رہا، سارے کا سارا امپورٹ بیسڈ ریونیو ہے. اور تو آپ نے کوئی انکم ٹیکس تو لوگوں نے، امیر آدمیوں سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہے ویسے کیسر صاحب کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات بین الاقوامی سطح پر اتنی مہنگی ہیں تو ریونیو تو آپ کو پتہ ہے کم کر دیا ہے الٹا. خواہ وہ پیٹرولیم لیوی ہو، جی ایس ٹی ہو، تو وہ وہاں سے بھی تو کلیکشن متاثر ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کم کر دی ہے، لیکن روپی جب بڑھا ہے تو پھر وہ تو ریونیو بڑھے گا نا، اس کا پورشن تو بڑھے گا نا. آپ نے $22 تو ابھی 4 مہینے میں بڑھا دیا ہے ڈالر. رائٹ. وہ تو اسی کو روپی ٹرم میں تو بہت زیادہ لے رہے ہیں نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نہ کریں. اگر مہنگائی کے خلاف احتجاج جو ہو رہے ہیں، لوگوں کا ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اگر ان کے باتوں کو، ان کی ڈیمانڈز کو، ان کے مطالبوں کو نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک لا قانونیت ہو جائے گی، ایک ہر کوئی اپنا خود نکل پڑے گا. یہ احمد صاحب اس کا جواب فرمائیے گا، سیاسی طور پر یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اور ابھی آپ نے سنا کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دراصل تو لوگوں کا پریشر ہے، اپوزیشن سے ان کی توقعات ہیں کہ وہ کچھ کریں اس بارے میں. دیکھیں مونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جب مہنگائی ہوگی فار وٹ ایور جینون ریزنس، ایک عام آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے، اس کو جب اس کی قوت خرید کے اوپر اثر آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے کہ مہنگائی جو ہے وہ یقیناً ایک ہمارے لیے چیلنج ہے، سیاسی طور پہ بھی چیلنج ہے، اور ایک